हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि मैंने आपको पहले वाला बिजनेस स्टडीज़ के वीडियो जो इंट्रोडक्शन का वीडियो था उसमें बताया था कि शाम को 7 बजे आपका लेक्चर आ जाएगा, तो आपका लेक्चर रेडी है। तो चलिए शुरू करते हैं व्यवसाय अध्ययन का सबसे पहले वीडियो के साथ। और पहला वीडियो का पहला सवाल है, प्रबंध को परिभाषित करो। मतलब यहाँ पर पूछा क्या है, प्रबंध को परिभाषित करो, मतलब प्रबंध की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। ये किसने कहा था? मैरी पार्कर फॉलेट के अनुसार। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो समझिए आप। मैरी पार्कर फॉलेट ने क्या कहा? प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। भाई ये कला है, मतलब दूसरों से काम कैसे करवाना है, ये प्रबंध है। कैसे? अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे दुनिया में अगर कोई दुविधाजनक चीज है तो वो है इंसान। आपको पता होता, अगर मान लो किसी बच्चे को बोला होगा बेटा ये काम कर, तो वो नहीं करेगा। क्यों? पता है, इंसान का स्वभाव ही क्या है? आलस करना, काम को टालना। अब बताओ, इतने सारे एम्प्लॉयज होते हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सभी को कैसे उनसे काम लेना है, मतलब कैसे मार्केटिंग मैनेजर से मार्केटिंग का काम करवाना है, कैसे सेल्स मैनेजर से सेल्स का काम करवाना है, कैसे अपने फाइनेंस वाले से फाइनेंस का काम अच्छे तरीके से लेना है, कैसे प्रोडक्शन मैनेजर से प्रोडक्शन की डिटेल लेनी है। इस प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट वाले बंदे से कैसे उसको हैंडल करना पड़ेगा। तो वो एक मैनेजर कई सारे लोगों से दिन में डील करता है, तो उन सबसे वो काम लेता है। इनडायरेक्टली क्या लेता है? काम लेता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। कहने का मतलब गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स, दूसरों से कार्य करवाने की कला। ये किसने कहा था? ये कहा था मैरी पार्कर फॉलेट ने। दूसरी हम एक और परिभाषा देखते हैं जिसमें क्या लिखा हुआ है, प्रबंध एक ऐसे वातावरण का निर्माण करने तथा उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चयनित उद्देश्यों को दक्षतापूर्वक करते हैं। बहुत बड़ी परिभाषा थी सर, समझ में नहीं आई। ये किसने कही? बाय द वे ये कही हेंज वेरिच एंड हेरोल्ड कुंटज ने। अब दूसरी बात, सर ये तो बहुत बड़ी परिभाषा है। यही जो डेफिनेशन है ये आपके इंग्लिश मीडियम में, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्या होता है पता है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। कहने का मतलब, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इस परिभाषा को समझाने के लिए। पहले अब बताइए, स्कूल एक विद्यालय होता है, उसमें बहुत सारे टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल एक होते हैं, एक डायरेक्टर होते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं पता है? उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि सब टीचर्स सुबह मॉर्निंग में 8 बजे जो भी असेंबली में आएंगे, बच्चों को लाइन से खड़ा करेंगे, उनको फिर प्रार्थना करवाएंगे, फिर उसके बाद वो कक्षा में चले जाएंगे, फिर उनके लेसन शुरू हो जाएंगे, उसके बाद उनका टाइम पे उनका कोर्स पूरा हो जाएगा, फिर उनका टेस्ट लिया जाएगा, फिर उनका रिजल्ट आएगा। तो यहां पर अगर आप गौर करोगे तो क्या हो रहा है? देखो, प्रबंध के ऐसे वातावरण का निर्माण करने, प्रिंसिपल सर या डायरेक्टर सर ने क्या किया है? एक ऐसा माहौल क्रिएट कर लिया है, एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर लिया है जिसमें क्या हुआ है, तथा उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है। कहने का मतलब, और वो एनवायरमेंट और वो जो एटमॉस्फेयर है वो वैसा का वैसा ही रहेगा माहौल, जिसमें लोग समूह में कार्य करते हो। अब बताओ, वो सब टीचर्स क्या कर रहे हैं? ग्रुप में काम कर रहे हैं कि भाई साइंस वाले टीचर्स साइंस का ध्यान रख रहे हैं, कॉमर्स वाले टीचर्स कॉमर्स का ध्यान रख रहे हैं। कार्य करते हुए चयनित उद्देश्यों को दक्षतापूर्वक पूरा करते हैं। अब उनके बताओ चयनित उद्देश्य क्या हुए कि भाई जो साइंस वाले जो बच्चे हैं उनको साइंस का बेस्ट नॉलेज दिया जाए, ताकि अपने जो साइंस के बच्चे हैं वो टॉपर बने, अपने कॉमर्स के जो बच्चे हैं उनके भी अच्छे मार्क्स आए। तो बताओ यहाँ पर टारगेट क्या है? अच्छी से अच्छी एजुकेशन देना, और जो कमजोर से कमजोर बच्चा है उसके ऊपर भी पूरा फोकस करना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की प्रक्रिया है जिसमें जो इंडिविजुअल्स है, जो व्यक्ति है, जो अलग अलग व्यक्ति है, वो ग्रुप में काम करते हैं, और वो कौन से ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं, कौन से लक्ष्य को पूरा करते हैं? वो पूरा करते हैं अपने संगठन के उद्देश्य को पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से हुई प्रबंध की परिभाषा, प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला। ये किसने कहा था? मैरी पार्कर फॉलेट ने। और ये बड़ी वाली परिभाषा किसने दी है? हेंज वेरिच एवं हेरोल्ड कुंटज ने। अब देखिए, हम दूसरा जो सवाल ले रहे हैं वो है, प्रबंध से क्या आशय है? तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है जो अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने, लागत को कम करने एवं उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। तो चलिए इसको समझते हैं। कला एवं विज्ञान दोनों है, ये मैं आगे के लेक्चर में आप समझना, क्योंकि ये बड़ा सा टॉपिक है। उसके बाद दूसरों से कार्य करवाने की कला, ये मैं पहले समझा चुका हूं। तीसरी बात आती है लागत को कम करने। जी हां, इसको समझते हैं। भाई वही मैनेजर अच्छा कहलाएगा जो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ले रहा है। कहने का मतलब, अपने जो एम्प्लॉयज है उनसे उनको ऐसा मोटिवेट कर रहा है, ऐसा उनसे काम ले रहा है कि कम से कम कॉस्ट आ रही है और मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है। क्योंकि भाई जब प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आएगी, जब
जब कॉस्ट कम आएगी ना प्रोडक्ट की, तो मार्केट में माल ज्यादा बिकेगा और फर्म की ग्रोथ होगी। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं चाइनीज प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि चाइना का जो माल है वो बहुत ही सस्ता पड़ता है। आप देख लीजिए इंडियन प्रोडक्ट को और चाइनीज के प्रोडक्ट को, तो चाइना के जो वहां के जो लोग हैं उनको मैनेजमेंट में काफी होशियार है, मतलब जो इक्विपमेंट्स है, जो मैन मशीन, ये जो चीजें है उनका सही उपयोग कैसे किया जाए वो हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। अपने यहां पर कई सारे प्लांट, कई सारी मशीन, कई सारे इक्विपमेंट आइडल पड़े रहते हैं, मतलब वो व्यर्थ ही पड़े रहते हैं, उनका कोई यूज ही नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट, तीसरा है उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होता है, मतलब ये आपके जो फर्म के उद्देश्य है, जो एंटरप्राइज, जो अपने बिजनेस के उद्देश्य है उसको पूरा करने में ये सहायता प्रदान करता है। अब हम देखेंगे प्रबंध की विशेषताएं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रबंध की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है, प्रबंधकीय कार्यों को संपन्न करना। अब प्रबंधकीय कार्य कौन से हैं आपको पता है, ये भी आगे के लेक्चर में आएगा, लेकिन मैं पहले आपको बता दूं प्रबंधकीय कार्य में 2 प्रकार के कार्य हैं, प्राथमिक कार्य, सहायक कार्य। तो इसमें कौन कौन से काम आएंगे, नियोजन, निदेशन, नियंत्रण, उसके बाद आ गया अपना रिप्रेजेंटेशन मतलब कि प्रतिनिधित्व आ गया, उसके बाद संगठन। तो कहने का मतलब प्रबंधक क्या करता है, ये सारे कार्य कौन करता है, प्रबंधक करता है। तो प्रबंध एक कैसी प्रक्रिया हो गई, प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर निदेशन, नियंत्रण, संगठन, नियोजन ये सारे कार्य किए जाते हैं। दूसरा क्या है, निर्धारित उद्देश्य। भाई प्रबंध कोई ना कोई एक उद्देश्य जरूर होगा जिसका प्रबंध किया जा रहा हो, मतलब बिना उद्देश्य के आप कहीं पर मैनेजमेंट नहीं देखोगे। अब बताओ क्या वो जो यहां पर ये प्री बोर्ड रखी गई थी, आप बच्चों का एग्जांपल में लेता हूं, प्री बोर्ड रखी गई थी, क्या वो ऐसे ही रखी गई थी, उसका एक निर्धारित उद्देश्य था कि भाई बच्चों का एग्जाम से पहले जो फियर है उस डर को कम किया जाए और बच्चे बोर्ड एग्जाम को कैसे वहां पर जाके हैंडल करेंगे, बच्चों को कैसे बोर्ड एग्जाम में जाके प्रेजेंट करना चाहिए आंसर, और बच्चों को कैसे बोर्ड एग्जाम फेस करने चाहिए, इसके लिए वो रखी गई थी। तो इस प्रकार से उसका भी एक निर्धारित उद्देश्य था। तीसरा पॉइंट क्या है, मानवीय कार्य। भाई प्रबंध कौन करेगा, मानव करेगा। कौन करेगा, मानव। और लेकिन ये मानव कैसे होंगे, जो भी प्रबंधक होते हैं उन्होंने किसी विशेष कार्य में दक्षता हासिल की हुई होती है। दक्षता मतलब क्या है, यहां पर एक्सपर्टाइज, मतलब वो उस काम में क्या है, एक्सपर्ट है। कहने का मतलब उनको जो काम दिया गया है, जो पर्टिकुलर वर्क दिया हुआ है, जो उनको एक विशेष कार्य दिया गया है, उनको उस कार्य को करने का सर्वोत्तम तरीका पता है। कहने का मतलब, अब यहां पर एक बात और है, जरूरी नहीं है कि हर मैनेजर के पास डिग्री हो, मैनेजर के पास स्किल्स होने चाहिए, उसके पास उस काम को करने की कला होनी चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट, चुनौतीपूर्ण कार्य। भाई सीधी सी बात है, हर व्यक्ति से कार्य लेना, हर आदमी से काम करवाना और जितना अपन को रिजल्ट चाहिए वैसा काम लेना उस आदमी से, खाने का काम नहीं है, कोई नॉर्मल काम नहीं है। तो ये कैसा कार्य है, चुनौतीपूर्ण कार्य है। कौन सी मशीन पर कौन सा एम्प्लॉय सही काम करेगा, कौन से प्लांट पर कौन से आदमी को भेजना चाहिए, किस एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट करना चाहिए, किस आदमी को फायर करना चाहिए, किसका प्रमोशन करना चाहिए। कहने का मतलब ये कैसा कार्य है, चुनौतीपूर्ण कार्य है। उसके बाद क्योंकि मैनेजर को बहुत बड़े बड़े डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं, तो इस प्रकार से कैसा कार्य हो गया, चुनौतीपूर्ण कार्य। पांचवा क्या है, सर्जनात्मक कार्य। सर्जनात्मकता को आप इंग्लिश में बोलते हैं क्रिएटिव। कहने का मतलब मैनेजर क्रिएटिव होना चाहिए, भाई उसमें नया सोच रखने की इच्छा होनी चाहिए, मतलब वो कैसे कोई चीज फालतू पड़ी है उसको भी उसका यूज करना आना चाहिए, मतलब कोई चीज आइडल पड़ी है तो उसका कैसे अच्छा प्रयोग किया जाए। तो सर्जन का मतलब होता है कुछ बनाना। अब यहां पर सर्जनात्मकता मतलब क्या है डियर, यहां पर सर्जनात्मकता का मतलब ये है कि जो वो एम्प्लॉइज है, जो उसके अंडर में जो काम कर रहे हैं, उनसे बहुत ही क्रिएटिव तरीके से उन सब से उसको क्या लेना है, काम लेना है। गॉट इट। नेक्स्ट इज व्हाट, सामान्य सिद्धांतों का होना। ये आप आगे के लेक्चर में देखेंगे। प्रबंध के अंदर जैसे आपके कोर्स के अंदर दिए हुए 14 प्रिंसिपल्स, प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए गए जो कि हेनरी फ्योल ने बताए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, कार्य का विभाजन, अनुशासन, प्रेरणा, इस प्रकार से। तो अब बताओ, कहने का मतलब हर जगह पर कोई ना कोई सिद्धांत होते हैं, वैसे ही प्रबंध के अंदर भी कुछ सिद्धांत है जो कि एक प्रबंधक क्या करता है, फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, प्रोडक्शन का काम, जो फाइनेंस का काम है, प्रबंधक उसको देगा जो फाइनेंस के काम में होशियार है। कहने का मतलब यहां पर प्रबंधक कौन सा प्रिंसिपल यूज कर रहा है, यहां पर प्रबंधक सिद्धांत यूज कर रहा है, कार्य का विभाजन। कहने का मतलब जिस आदमी को सबसे ज्यादा जो अच्छा काम होता है उसको वो दो, जो आदमी जिस काम में होशियार है उसको वो काम दो, तो वो क्या कर पाएगा, तो वो आदमी अपना बेस्ट रिजल्ट देगा, तो वो एम्प्लॉय, देन दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय विल गिव हिज बेस्ट, तो वो एम्प्लॉय अपना बेस्ट, अपना सर्वोत्तम रिजल्ट उसको देगा। कहने का मतलब यूं नहीं कि भाई
जो बंदा है उसको मशीन के काम में, मशीन से रिलेटेड किसी काम में इंटरेस्ट है ही नहीं और उसको मशीन के अंदर लगा दिया, अब उसको एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा शौक है, मतलब उसको प्रशासनिक कार्य को करने का ज्यादा शौक है और आपने उसको लगा दिया प्रोडक्शन वाली यूनिट में, तो भाई वो कोई रिजल्ट उसका आने वाला नहीं। और अगर उसको वहां लगा भी दिया तो वो आपको प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड नहीं करेगा। कहने का मतलब वो कोई फर्म के लिए उत्पादक सिद्ध होने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्या है, नेतृत्व की क्षमता। ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट विशेषता है, क्योंकि हर प्रबंधक के अंदर नेतृत्व के गुण होने ही चाहिए। मतलब कि अगर मान लो अपने जो एम्प्लॉइज है उनको कैसे मोटिवेट करना है, उनको कैसे लीड करना है, अगर मान लो कभी हार के बैठ जाए तो उन्हें कैसे उनमें वापस शक्ति भरनी है, उनमें कैसे आत्मबल का निर्माण करना है, ये भी प्रबंधक का कार्य होता है। तो अपन ने ये क्या पढ़ी, प्रबंधक की विशेषता है। अभी हमने देखी है 7, बाकी की और भी विशेषताओं को देखते हैं। 8वीं विशेषता है निर्णय में सहायक। ऐसा कहा जाता है कि प्रबंधक जो भी करता है उसमें निर्णय शामिल है। मतलब मान लो किसी आदमी को कोई काम करवाना है या नहीं करवाना है, तो उसमें उसको क्या लेना पड़ेगा, डिसीजन, कि हाँ भाई इस मिस्टर राम को ये काम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। उसके पहले वो क्या करेगा, सोचेगा। क्या करेगा, सोचेगा, और फिर बाद में बोलेगा हाँ भाई राम तुम ये काम करो, या फिर क्या बोलेगा, नहीं नहीं राम ये काम मत करो। कहने का मतलब उसने क्या लिया, निर्णयन। तो ये प्रबंध क्या है, निर्णयन में सहायक है। निर्णयन मतलब क्या होता है, डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट इज व्हाट, अधिकार एवं दायित्व की श्रृंखला का निर्माण करना। मतलब कैसे भाई, एक मैनेजर क्या होगा, अपने अंडर में जो उसके अंडर में जो काम करता है, माना कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए काम किसको देगा, मिस्टर बी को। अब मिस्टर बी के अंडर में काम करता है सी, डी और ई, तो मिस्टर बी ने किसको काम दिया, सी, डी और ई को। तो अब बताइए जो ए है वो किसको काम के बारे में पूछेगा, बी को, और बी काम के बारे में किससे पूछेगा, सी, डी, ई से। अब बताओ ए के पास क्या है, ऑथोरिटी है। किसको, ए के पास क्या ऑथोरिटी है, काम देने की। और ए की जिम्मेदारी किसके प्रति है, ए के ऊपर जो कोई बंदा है जिसने ए को अपॉइंट किया है। अब यहां पर क्या होगा, बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है, ए के प्रति, और सी, डी और ई की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है, बी के प्रति। और ए के पास क्या है, अधिकार है दूसरों को काम देने का। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, अधिकार एवं दायित्व की श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। बी के पास अधिकार है सी, डी और ई को काम देने का, और सी, डी, ई किसको, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किनके प्रति है, बी के प्रति, और बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है, ए के प्रति। तीसरा क्या है, वातावरण से प्रभावित। आपको एक बात ध्यान रखनी है, कोई भी इंसान हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अपने इंटरनल और अपने एक्सटर्नल, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। अब आंतरिक वातावरण में क्या आ गया, अपने कंपनी का माहौल, अपने एम्प्लॉइज, अपनी मशीन्स, अपना ऑर्गेनाइजेशन, यहां अपने यहां की पॉलिसीज, वो वाली बात है। अब बाहर के वातावरण में क्या आया, क्रेडिटर्स, बैंक, गवर्नमेंट, उसके बाद इनकम टैक्स, उसके बाद टैक्स अथॉरिटीज, उसके बाद आ गए अपने स्टेक होल्डर्स कह सकते हो, मतलब हितधारक। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वाले हिस्सेदार है वो सब क्या हो गए, बाह्य घटक। तो वो अपना जो फर्म है, अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो बाहर के वातावरण से भी प्रभावित होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो अब जो दिल्ली में जो सीएए और एनआरसी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसका जो इफेक्ट है वो बिजनेस के ऊपर भी पड़ रहा है। तो वहां पर मैनेजर को उस माहौल के हिसाब से कई अपने डिसीजन चेंज भी करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते। और अब एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे जीएसटी मान लो। तो अब जैसे जीएसटी जब वो टैक्स आया, तो मैनेजर को अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टैक्सेशन सिस्टम था उसको भी बदलना पड़ा बकायदा। तो कह सकते हैं हम कि प्रबंध जो है वो वातावरण से प्रभावित होता है। नेक्स्ट इज व्हाट, समन्वय प्रक्रिया। समन्वय को आप ऐसा समझिए बैलेंस के रूप में। अब मान लो कोई म्यूजिक का बैंड आया है और वहां पर वो म्यूजिशियन, अपने जो सिंगर है वो गाना गा रहा है, लेकिन जो बैंड वाले हैं, कोई अपना हारमोनियम सही नहीं बजा रहा है, कोई पियानो सही नहीं बजा रहा है, कोई अपना ड्रम सही नहीं बजा रहा है, तो वहां पर पूरा का पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। अब प्रबंध में क्या है, नियोजन, निदेशन, संगठन, नियंत्रण, बहुत सारे कार्य है। तो इन सब में क्या होना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, इन सब में समन्वय होना चाहिए। यह भी कहा जाता है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कि अगर समन्वय नहीं है तो वो प्रबंध किसी काम का नहीं है। उसके बाद प्रभावी उत्पादकता। प्रबंधक ये तय करता है कि कैसे उत्पादकता, मतलब कैसे अच्छे से अच्छे काम लिया जाए। मतलब कि जो अपने इक्विपमेंट्स है, जो अपना मैन है, मतलब उसको कैसे उत्पादक सिद्ध किया जाए। मतलब उत्पादकता का मतलब एक ही है, प्रोडक्टिविटी। क्या मतलब है, प्रोडक्टिविटी। अगर मान लो कोई मशीन पड़ी है, उसका यूज ही नहीं आ रहा है, उसका आप सही यूज ही नहीं कर रहे हो, तो वो उत्पादकता सिद्ध नहीं कर पाएगी अपनी। तो इस
प्रकार से प्रबंधक का एक कार्य क्या है? प्रभावी उत्पादकता, मतलब कि उत्पादकता को बढ़ाना। नेक्स्ट इज व्हाट? अदृश्य शक्ति। इस पॉइंट को आप ऐसे समझिए, आप किसी होटल में गए, वहां पर आपने खाना ऑर्डर किया, अब 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, वहां पर कोई आपका सुनवाई करने वाला नहीं है। उसके बाद कोई वेटर आता है, वो आपसे ऑर्डर लेके जाता है, अब 1 घंटा हो गया, फिर भी कोई नहीं आया। अब आपका दिमाग होगा खराब, सीधी सी बात है। फिर आप वहां पर थोड़ा माहौल भी खराब होगा। आप बाहर जाके क्या कहोगे पता है? साला इस होटल में तो कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। कहने का मतलब प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। अब दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं। आप किसी होटल में गए, फट करके एक वेटर आया, What would you like to take, सर? सीधा आके आपने उसने आपको पूछा कि सर आप क्या लेना चाहेंगे। फिर आपने जो उसको ऑर्डर दिया, फट करके तैयार होके ऑर्डर भी आपका आ गया, बहुत अच्छे से आपकी मतलब हॉस्पिटलिटी, जो वहां पर सुविधाएं थी, आपको बहुत अच्छे से दी गई। अब जैसे ही आप उस होटल के बाहर जाओगे, आपके मुंह से एक ही डायलॉग निकलेगा, यार ये जो फलाना होटल था, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। अब बताइए, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, कहने का मतलब अगर वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर रहा है, अगर वो अच्छे से रिजल्ट दे रहा है, तो लोग यही कहेंगे कि यहां का मैनेजमेंट अच्छा है। और अगर वहां पर रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, मतलब वहां पर एक ही कारण है कि वहां मैनेजमेंट में क्या है? कमी है। तो हम कह सकते हैं प्रबंध कैसी शक्ति है? अदृश्य शक्ति है, जिसका आप कैसे पता लगा सकते हो? अगर वहां पर रिजल्ट अच्छे से आ रहे हैं, जहां पर उत्पादकता सिद्ध हो रही है, जहां पर काम सही ढंग से हो रहा है, जहां पर कॉस्ट कम आ रही है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, वहां हम कह सकते हैं कि वहां पर प्रबंध उपस्थित है। Then we can say that management is existing at that particular place. Next is what? सार्वभौमिक क्रिया। सार्वभौमिक का मतलब यह है हर जगह पर मैनेजमेंट होता है। आप देख लीजिए, मंदिर, मस्जिद, हॉस्पिटल, मैं तो वो शमशान घाट पर भी देख लीजिए, स्कूल में देख लीजिए आप, उसके बाद चर्च में जाइए, उसके बाद आप स्कूल्स में जाइए, उसके बाद आप कहीं भी जाइए, आप सैनिकों के मतलब आर्मी में जाइए, हर जगह पर मैनेजमेंट हो रहा है। अब जैसे मान लो, आप मैं एग्जांपल देता हूं आपको शमशान घर का। अब वहां पर मुर्दे को लेके गए, अब वहां पर वो बोलते हैं, अरे यार अपन लकड़ियां लाना तो भूल ही गए, क्या उसको ऐसे फेंक देंगे? अब आप हॉस्पिटल में गए, अब वहां पर आप वो मरीज को लेके गए, अरे क्या वो तो डॉक्टर तो आज आए नहीं, और वो डॉक्टर तो 1 महीने से छुट्टी पर है। आपको पता है, जब भी कोई डॉक्टर छुट्टी पर होता है तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन नोटिस बोर्ड पे लिखी हुई होती है। पहला पीरियड आपके इंग्लिश का आया, दूसरा पीरियड हिंदी का आया, तीसरा पीरियड अकाउंट्स का आया, ऐसे सिस्टम चल रहा है। अब आप दूसरे दिन जाते हो तो आपका पहला पीरियड अकाउंट्स का आ जाता है, तीसरे दिन जाते हो तो आपका पहला पीरियड व्यवसाय अध्ययन का आ जाता है, चौथे दिन जाते हो तो पहला पीरियड आपका हिंदी का आ जाता है। आपके दिमाग खोपड़ा हो जाएगा खराब कि भाई ये क्या हो रहा है, यहां पर कोई मैनेजमेंट ही नहीं है क्या? कहने का मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट जरूर पाया जाता है। धर्मशाला में भी मैनेजमेंट होता है, लोगों को बाहर खड़ा किया जाता है। जब पहले वाले लोग खाना खा रहे होते हैं, उनके बाद दूसरे वालों को एंट्री दी जाती है। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज एग्जिस्टिंग इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई वो भले वो लाभकारी संस्था हो या अलाभकारी संस्था हो, हर जगह प्रबंध का प्रभाव हम देख सकते हैं। हर जगह प्रबंध पाया जाता है। तो इस प्रकार से, और ये आपका लास्ट वाला पॉइंट मैं भूल जाता, लास्ट वाला पॉइंट क्या है? औपचारिक समूहों में संपन्न। आप गवार लोगों का मैनेजमेंट नहीं कर सकते, मतलब यहां लिखा हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूं कर सकते हैं एक लेवल तक, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। लेकिन अगर वो लोग पहले से ही पढ़े लिखे हैं, अगर मान लो फॉर्मल ग्रुप है, मान लो अब जैसे 11th के बच्चे हैं तो उनको जाके मैं मैनेज करूं, 12th के बच्चे उनको जाके मैनेज करूं, तो मैं मैनेज कर सकता हूं। अब वहां पर बात हो गई फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 सब क्लास के बच्चों को इकट्ठा कर लिया, फिर उनका मैनेजमेंट किया जाए तो वहां पर बेजामारी होनी है, क्योंकि सब अलग अलग टाइप के बच्चे हैं वहां पर। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो वो जो मैनेजर है वो उसके अंडर में जो एम्प्लॉइज आते हैं उनका मैनेजमेंट कर सकता है। अब यूं नहीं कि एक मैनेजर सारे एम्प्लॉइज का ध्यान रखेगा, हर एक मैनेजर के अंडर में कुछ सब ऑर्डिनेट्स होते हैं, वो उनका मैनेजमेंट करेगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि प्रबंध क्या है? औपचारिक समूह में ही संपन्न हो सकता है, प्रबंध किसी भीड़ भाड़ में संपन्न नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्रबंध की कितनी विशेषताएं हैं? 15। अब देखिए मैंने यहां पर लिखा है 1, 2, 3, 4, उसके बाद 6, 7, 8, 10, 13, 14। इसका मतलब यह है कि ये जो 15 विशेषताएं थी, इनमें से जो मैंने ये जो टिक की है, ये आपके लिए बहुत इजी साबित होगी, बहुत ही सरल है। तो आप इन सबको जरूर याद करें। और ये टोटल हो रही है 10, और एग्जाम में कितनी आएगी? मैक्सिमम 6। तो आप इनको जरूर याद करें। और आगे के वीडियो के लिए, आगे की वीडियो, अगर इस वीडियो में आपको कोई कमी लगी हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि मैं उसे अगले वीडियो में दूर कर सकूं। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को आगे से आगे जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।